हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनेंशियल हाईवे। लास्ट वीडियो में हमने फायर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और आज हम फायर का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। तो फायर है क्या, आखिर ये स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है? वही दो दो तरीके में डिवाइड कर दिया हमने इसको, FI एंड RE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 1992 में एक यूएसए में बुक पब्लिश हुआ था, योर मनी और योर लाइफ। वहीं पे इसका जिक्र किया गया था सबसे पहले, और उसका मेन मोटो ये था डिस्कशन का कि जो हमारा इनकम है, अपनी इनकम को किस तरीके से मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना अच्छा आए, इस तरीके से आए कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं जल्दी। ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट का मोटो था। अब ये बात होती है 1992 की और आज हम लोग 2021 में बैठे हैं। तो आप ये सोचोगे कि ये इंडिया में इतना लेट क्यों आया, अभी क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे अपने यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले 3-4 तरह की जॉब्स होती थी। या तो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते थे, या तो आपकी दुकान होती थी, मतलब आप बिजनेस कर रहे होते थे, या तो आप खेती कर रहे होते थे। मोटा मोटा ये 3 सेक्टर ही होता था। अगर आप खेती कर रहे हो तो आपका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कम हो जाता था। अगर आप दुकान कर रहे हो तो सब सही चल रहा होता था। बट आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो मतलब मजा आ जाता था लोगों को। अरे ये लोग कहते थे सेट है, मतलब एकदम बेहतर लाइफ है तुम्हारी अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पा लिया तो। एक बार आपको पता है गवर्नमेंट जॉब मिल गया, 58 ईयर्स में आपकी रिटायरमेंट है, और आप उसके बाद में भी पैसे मिलते हैं आपको, उसके बाद आपको पेंशन भी मिलता है, मतलब एकदम फुल टू सेट। बट एक कुछ टाइम से क्या हुआ, अपने इंडिया में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ने शुरू हो गए, एंड दैट टू जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ा। अब इस वजह से जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उधर पे इनकम ज़्यादा था, करंट जो शुरुआत की सैलरीज होती हैं वो ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स का रुझाव बढ़ा। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स थोड़े टफ होते थे, तो एक यंगस्टर्स कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब की तरफ ज़्यादा वो जाने लगे। अब जब उनके पास एक सर्टेन इनकम आने लगा तो उनको ऐसा लगा कि कुछ क्या ऐसा किया जाए, कहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करें कि हम जल्दी रिटायर भी हो जाएं और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी हमारे पास में आ जाए, क्योंकि पेंशन तो यहाँ मिलेगा नहीं। तो यहीं से इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में जो आप इंडिया में बोलोगे तो लोगों ने इसको समझना शुरू किया और एक्सेप्ट करना शुरू किया और इस पर वर्क करना शुरू किया था। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, ये डिस्कशन था आपका उसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड एक थ्योरेटिकल एनालिसिस। अभी हम बात करेंगे उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे कि आपको कैसे फाइनेंशियली स्टेबल आप हो पाओगे। अब आपको क्या 3 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले क्या कि भाई मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए, कितने साल तक मैं इन्वेस्ट करूं तो होगा, और किस तरीके से इन्वेस्ट करूं, पर मंथ कितना डालूं तो मेरे को उतना जाके मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊंगा। अब आपके पास क्या है, आपको आपका एज पता है अभी का कि मैं इतना, मेरा एज ये है। दूसरा, आपको क्या पता है कि मैं इतने ईयर में, आपको पता है मेरा टारगेट सेट पता है कि मैं इतने ईयर में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूं। 2 चीजें आपके पास में है। अब आपको समझना क्या है कि भाई कितना पैसा चाहिए और कितना पर मंथ इन्वेस्ट करें तो हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए। अगर डायरी है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ये डायरी पे पेन पेपर लेके नोट करिए। वहां पे एक ये कॉन्सेप्ट को आपको कैलकुलेशंस करने होंगे। सो पहला चीज आता है कि आपका जो 1 साल का एक्सपेंस है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो अमाउंट आता है उतना अमाउंट जिस दिन आपके पास आ गया आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये हो गई सबसे पहली चीज। अब आप एक, जो भी मैं आज एग्जाम्पल लूंगी वो बहुत ही एवरेज इनकम का एग्जाम्पल लूंगी, ताकि आपको ये बिलीव हो कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, और हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं अगर हमने वाइजली डिसाइड करके वाइजली इन्वेस्ट किया अपने अर्ली 20s में, और इवन इन 30s अगर हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो हम लोग इजीली इस चीज को अचीव कर सकते हैं। फायर कॉन्सेप्ट का अगर आप लिटरल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये बोलता है कि आपके इनकम का 50 to 70% अगर सेविंग में जा रहा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट जो हम लोग आज एग्जाम्पल लेंगे उसमें और सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए आप अपने इनकम का 50%, अरे आपको लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा हो गया, इतना कैसे सेव कर सकता हूं, अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने उससे कम से भी शुरू किया तब भी आप उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है 2-3 साल ज्यादा लग जाए। ओके, सबसे पहले जाते हैं, मैंने बताया कि आपके 1 साल की इनकम को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो अमाउंट आएगा, उतने पैसे जिस दिन आपके पास आ गए, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि एक इंसान है जिसका एक नॉर्मल छोटी सी फैमिली हो, तो उसका पर ईयर का एक्सपेंस 2 लाख रुपए जाता है। मतलब अगर आप मंथ में डिवाइड करो तो राउंड फिगर में 17,000 के आसपास आएगा। 17,000 उसका एक महीने का एक्सपेंस है, मतलब एक साल का 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है। और उस बंदे का जो भी इनकम है, अगर मान लीजिए कि अपनी जो इनकम का वो अगर सिर्फ 10,000 रुपीज भी पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पास में उसने बताया कि भाई मैं 25 ईयर्स का हूं, उसने बता दिया मैं 25 ईयर्स का हूं, और उसको अपना एज पता है कि मेरे को 45 में रिटायर होना है। मतलब उसके पास 20 ईयर्स का गैप बचा, 20 ईयर्स तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उसने 10,000 रुपीज भी पर मंथ इन्वेस्ट किया, तो 20 ईयर्स के बाद अगर आप एक कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे तो वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब कैसे? हमारे पास सेविंग्स के कितने मोड्स हैं? सिंपल एफडी, आरडी, पीपीएफ। आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एसआईपी में डाल सकते हैं। तो एसआईपी ऑन एन एवरेज 12% देता है, एफडी आपको 7 to 8%, आपका आरडी भी इस तरीके से देता है 7% के आसपास, और आपका अगर पीपीएफ डालते हो तो 7 to 8%। यही एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इसका मैं एवरेजिंग करूं तो ऑन एन एवरेज मिनिमम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का आता है। अब अगर आप एक इंसान जो 25 ईयर्स का है, उसको 45 में रिटायर होना है, ये उसने बता दिया है, 20 ईयर्स टाइम है उसके पास। पर मंथ अगर वो 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करता है, पर मंथ अगर वो 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करता है, तो भी वो 20 ईयर्स के बाद अपना जो सेट टारगेट है, जो सेट गोल है, उसको इजीली अचीव कर लेगा। कैसे? अगर आपको कैलकुलेशन समझना हो तो आप गूगल पे कहीं भी एसआईपी कैलकुलेटर या फिर जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला कैलकुलेटर होता है वहां पे डाल सकते हैं 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट सेविंग मतलब, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज, मिनिमम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आप 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न होता है वो 59 लाख रुपीज का होता है। 59, मैंने ये 9 लाख एक्स्ट्रा इसलिए लिया ताकि अगर कभी आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप मैनेज कर पाओ। सो जो आपका सेट टारगेट था 50 लाख का, आपने इजीली अचीव कर लिया। अब इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि अगर उसने 10,000 सेविंग करी और 17,000 एक्सपेंसेस करे, मतलब 27,000 उसका इनकम था पर मंथ का, तो अगर हम परसेंटेज देखने की कोशिश करते हैं तो ये 10,000 उसकी इनकम का सिर्फ 37% है। मतलब सिर्फ 37% में भी आपने 20 ईयर्स में वो गोल अचीव कर लिया। तो अगर आप ये जो हमारा फायर कॉन्सेप्ट कहता है कि 50 to 70% आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया तो जस्ट इमेजिन कि आपको 20 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे पहले ही अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा जाएंगे। अब ये इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ये बिलीव हो कि ये पॉसिबल है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत सारे 25 to 30s के बीच में है, बहुत सारे लोग 30 टच कर रहे होंगे। तो आप अपना एज तो पीछे कर नहीं सकते हो कि नहीं भाई मैंने अभी तक शुरू नहीं करा है और अब तो मैं 30 ईयर्स का हूं, लेकिन मैं तो 20 से कैलकुलेशन करूंगा, 25 से करूंगा नहीं। मान लीजिए आप 30 ईयर्स के हैं और आपको भी 45 में ही रिटायर होना है, क्योंकि आप चाहते हो कि 45 के बाद मुझे नहीं वर्क करना, मतलब मुझे जो कुछ और करना है, बट मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूं। तो आप अगर यही सेम आपका एक्सपेंसेस सेम होने चाहिए, मतलब 17,000 ही आपका एक्सपेंस होना चाहिए, पर ईयर का 2 लाख ही एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब आपको 50 लाख रुपीज चाहिए। अब क्योंकि आपका थोड़ा एज भी बढ़ा तो ऑब्वियसली थोड़ा इनकम आपका बढ़ा होगा। पर मंथ अगर आप 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो पर मंथ, 15,000 डालते हैं सेविंग में, यही जो मैंने मोड्स ऑफ सेविंग बोला था, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 52 लाख रुपीज हो जाएगा 15 ईयर्स के बाद, जो आपने बताया कि आपके पास में 15 ईयर्स का ही टाइम है, 45 पे आपको रिटायर होना है। यू विल हैव 52 लाख रुपीज इन योर हैंड, मतलब आप अब भी अपना टारगेट पूरा कर पा रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने सिंपल वाला इसलिए लिया आपको ये बिलीव दिलाने के लिए कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बट आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, आपको इसके लिए एक पेन लेना है और एक डायरी लेनी है, ताकि डायरी आपके साथ बहुत समय तक बरकरार रहती है। डायरी और पेन पे आप नोट करना शुरू करें कि आप कितना अर्न करते हैं, कितने साल में आपको रिटायर होना है, ये सेकेंड चीज होनी चाहिए। तो आप पर मंथ कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना सेविंग में डालिएगा ताकि आप उतने साल में रिटायर हो सकें। ये 3 चीजें डालनी है, जो हमने कैलकुलेशंस बताया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है, एंड यू आर ऑल सेट। सो ये इतना ही सिंपल था, इतना सिंपल है, एंड दिस इज पॉसिबल। बट अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी ये वीडियो खत्म होने वाला है तो टन रुकिए जरा, एंड हम लोग अभी एक आखिरी में बोनस टिप शेयर करेंगे। सो
अगर आपको ये चीज़ जो हमने डिस्कशन किया, अगर आपको आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हो, कैलकुलेशन करते समय में आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं आप अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगी। अब आते हैं दूसरा बोनस टिप पे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक बोनस टिप पे जरूर डिस्कशन करेंगे। तो बोनस टिप ये है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। दो कॉन्सेप्ट था, FI एंड RE। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले था, RE बाद में था। मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको पहले होना है, तब आपको रिटायर अर्ली का सोचना है। अब अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो 40s में ही, आपका मर्जी है, अगर आपका मन है, अगर आप जो काम कर रहे हो उस काम में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप उसी काम को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। अगर आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है, जिस काम को करके आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए हो, अगर आप कुछ और शुरू करना चाहते हो, जैसे आपके माइंड में कोई नया बिजनेस है, या आप पढ़ना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा आपके माइंड में है जो आप नहीं कर पाए पीछे, क्योंकि आपके पास उतना एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी कहीं ना कहीं, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो जो आपने पीछे मिस किया। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा था, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई आइडिया है आपके माइंड में, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप वो भी शुरू कर सकते हो। और जो आप काम पहले से कर रहे थे उसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही हो, तो आप वो काम तो कंटिन्यू कर ही सकते हो। So the concept is, the first target of yours should be being financially independent, and second should be retirement early. Retirement early is a choice only if you are financially stable. Stay tuned to this The Financial Highway, and अगले वीडियो में हम लोग आते हैं और किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी तरह का एक बढ़िया सा हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं नए वीडियो में। बने रहिए द फाइनेंशियल हाईवे के साथ, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।